अच्छा जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4 फाइंड द पैरामीटर। एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये हम एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, जिसकी साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क लगे भी तो देख लें। अच्छा, ये ना हमारे पास कहता है इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4, इसकी ये वाली साइड 4 है। ओके, अगर बच्चों ये वाली साइड इसकी 4 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली साइड भी 4 होगी, ये वाली साइड भी 4 होगी और ये वाली साइड भी 4 होगी। ओके, कहते हैं फाइंड द पैरामीटर। आप लोग पैरामीटर फाइंड करके दो। पैरामीटर बेसिकली बच्चों क्या होता है? पैरामीटर ये होता है कि अगर इसकी ये वाली जो साइड है, यानी कि इसकी चारों साइडों की लेंथ अगर ऐड कर दी जाए तो इसका पैरामीटर आंसर होगा। यानी कि पैरामीटर जो होता है ये बेसिकली एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल होता है, यानी कि एल यहाँ पे एक साइड की लेंथ है, ठीक है। तो चार साइडें हैं तो चार साइडों की लेंथ क्या होगी? 4L हो जाएगी। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 ये वाला फार्मूले वाला, और एल जो कि लेंथ होगी एक साइड की वो क्या है? वो भी 4 है। तो 4 4 ज़र 16। तो ये 16 जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली इस स्क्वायर का पैरामीटर है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स। तो आप लोगों को मैं इसका फार्मूला पहले बता देता हूँ। एवरेज ऑफ होल नंबर की अगर बात की जाए, एवरेज ऑफ होल नंबर्स यानी कि जब आपके पास होल नंबर्स दिए हों, कुछ आपको कहा जाए कि इनकी आप एवरेज निकाल के दें, तो उसका फार्मूला क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो होगा n+1/2। मैंने कई जगह पे देखा है तो इसका फार्मूला जो है ये नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये होल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमारे पास देखें होल नंबर्स कितने इस बार दिए जा रहे हैं जी? 150, और इसमें 1 ऐड कर देंगे हम फार्मूले वाला और डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। तो ये बेसिकली आपके पास बनेगा ऊपर 150 प्लस 1 तो 151 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आंसर आएगा 75.2, 75.5 सॉरी। अच्छा, तो ये हमने क्या काम किया? ये हमने एवरेज निकाली है फर्स्ट 150 होल नंबर्स की। लेकिन अगर बात आ जाए नेचुरल नंबर्स की तो आपने फार्मूला चेंज करना होता है, और वो फार्मूला क्या होगा ये मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं जी एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर आपने एवरेज लेनी हो तो इसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है n/2। इसमें +1 नहीं करना होता, लेकिन कई बार कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स इसमें +1 कर रहे होते हैं तो ये वो गलत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी n/2। n की जगह पे हमारे पास 150, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, और इसका हमें जो आंसर मिलने जा रहा है वो है 75। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज है वो 75 है, जबकि जो पहले हमारे पास 150 नेचुरल होल नंबर्स होंगे उनकी एवरेज 75.5 होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48 मीटर, फाइंड द एरिया। कहता है कि एक आपके पास स्क्वायर है और उसका जो एरिया है वो, सॉरी, उसका जो आपके पास पैरामीटर है ना वो दिया हुआ है, यानी कि उसकी साइडों की लेंथ जो है ना वो दी हुई है, और वो कितनी है जी? 48 मीटर दी हुई है। यानी कि इसका जो पैरामीटर है, अगर ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल होगी, ये भी लेंथ एल होगी और ये भी एल होगी, इसका पैरामीटर किसका इक्वल होता है? 4L के। और ये बेसिकली किसके इक्वल उन्होंने बताया है? 48 मीटर के। ओके, पैरामीटर दिया हुआ है जो कि 48 मीटर है। फाइंड द एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का वैसे फार्मूला यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना उसका फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L, यानी कि L का स्क्वायर आप कह सकते हो, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे आप देखें ना 4L किसके इक्वल है जी? 48 मीटर के। अगर मैं यहाँ से ये चेक करना चाहूँ कि एरिया इसका क्या है तो मुझे L की वैल्यू का पता होना चाहिए, इस वजह से मैं वहाँ पे से L की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। L इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे L इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी कि 12 आ जाएगा। ये हमारे पास L आ चुका है।
लेकिन हमें तो चाहिए बेसिकली फाइंड द एरिया। एरिया हमें इस स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर का, ठीक है। अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो अब हमें एरिया का फार्मूला पता है। एरिया का फार्मूला बेसिकली होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे। पहले हमारे पास ये एल की वैल्यू नहीं थी, जिस वजह से हमने ये वाली पहले एल की वैल्यू निकाली है। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाए तो 144 आएगा, और इसके साथ मीटर स्क्वायर आपने लिखना है। एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आपके पास मीटर में दी हुई है, और इसके साथ भी एक मीटर, इसके साथ भी मीटर, तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बहरहाल एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, यही हमने कैलकुलेट करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में कहा गया है जी आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि इसकी वैल्यू या तो फाइंड करें। बच्चों ये ना 3 पावर 2 और मल्टीप्लाई जब होगा ना 3 पावर 3 से, तो ये 3 की पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4 वैसे का वैसे, ओके। ये 3 की पावर 5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 पावर 4 से। अच्छा ये ना यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ये 3 की पावर 4 और यहाँ से भी 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक 3 बच जाएगा, और वही 3 हमारा आंसर है यहाँ पे। ये आप लोगों ने ख्याल रखना, अगर ऐसे लिखो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो, तो ये वाला जो 2 होता है ये इधर नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाता है। यही मैंने उधर भी किया है, उधर से मैंने 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कैंसिल करवा दी, बाकी एक 3 जो बच रहा था वो मैंने लिख दिया है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मज़ीद आप इसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन की आप लोगों ने तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको लाजमी वॉच करें, ताकि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स ले सकें और आप लोग पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये एक और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज के रिलेटेड। एवरेज आप लोगों ने अगर इस तरह से नंबर्स दिए हों तो आपने एवरेज कैसे निकालनी होती है। तो यहाँ पे जो एवरेज होगी ना, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह से नंबर्स दिए हों तो इसकी जो एवरेज होगी वो आप लोगों ने ऐसे करके इन नंबर्स का आपने सम लेना होता है, यानी कि 2 + 3 + 5 + 8 + 9 + 10, और इन नंबर्स को आपने डिवाइड कर देना है जितने ये नंबर हैं, यानी कि ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 के ऊपर हम इनको डिवाइड कर देंगे। अच्छा ऊपर अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 37, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 6। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.17। कहता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, के उसने कितनी डिस्काउंट की है या कितनी डिस्काउंट हुई है, परसेंटेज हमने उसकी बतानी है डिस्काउंट की। इफ़ अ कार हुज प्राइस वॉज $4,000, ओके, वॉज सोल्ड फॉर $3,200। कहता है कि एक कार है जी, वो उसकी असल प्राइस जो थी ना वो थी $4,000, और उसको सेल किया गया है $3,200 में। सबसे पहले देखें ये वाली ना, इस बात को समझने की कोशिश करें। एक गाड़ी है वो $4,000 की थी, उसको हमने सेल किया है $3,200 में। इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमने किया है, ठीक है। डिस्काउंट की कितनी है सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट उसको हुई है जी, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होती है वो है हमारे पास 4,000, और 4,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,200, तो बाकी हमारे पास 800 बच जाएगा। यानी कि ये 800 वो बेसिकली हमारे पास प्राइस है जो जिसको हमने डिस्काउंट उसको, यानी कि 800 हमने उसको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है ना। 4,000 का था, हमने उसको 3,200 में सेल किया। अब बच्चों ये तो हमने इसकी डिस्काउंट प्राइस निकाल ली कि वो कितनी है, वो है 800, लेकिन हमने ना डिस्काउंट नहीं बताना, बल्कि डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है। रेट ऑफ डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि हमने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्काउंट इन परसेंटेज। अगर हम इसको डिस्काउंट को परसेंटेज इसका निकालना चाहें तो देखिए हमें कितना डिस्काउंट हुआ है,
800, ठीक है। और टोटल प्राइस कितनी थी जी, 4000 थी। और इसको अगर मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये बेसिकली डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। और मज़ीद मैं आपको इसका समझाता हूँ, पहले ये एक बार निकाल लें। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, और इस ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, नीचे 4 बच जाता है ना। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और 0 साथ वैसे के वैसे, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने इस गाड़ी के ऊपर 20% डिस्काउंट कर दिया। देखें, अगर आपने ना परसेंटेज निकालनी हो ना, जैसे आपके पास कोई पेपर हो ना, फ़र्ज़ कर लो 50 नंबर का कोई पेपर था, उसमें आपने 25 नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते 25/50, ओके। तो इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ थी, वो 4000 की थी, और आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 800 का, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कि 800/4000। लेकिन बस ये याद रखेंगे कि ये हमने डिस्काउंट लिखा हुआ है ऊपर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो इसका भी परसेंटेज आ जाता है, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका भी आंसर परसेंटेज में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने ये देखना हो कि हमने पैसे पेमेंट अदा कितनी की है, देखें आपने अदा की है टोटल 3200, और टोटल थी भला कितनी, 4000 रुपीज़ डॉलर्स थे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा, लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ की परसेंटेज होगी, वो परसेंटेज होगी जो हमने अदा की है कीमत, ठीक है ना। लेकिन वो 80% आएगा, ठीक है, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट हुआ है, बाकी 80% जो बच रहा है ना, वो आपने पेमेंट अदा की है। फाइंड द मीडियन। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास जो नंबर्स दिए होते हैं उनको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अरेंजमेंट उनकी करके लिखें उनको। तो सबसे पहले हम इसका छोटा नंबर देखते हैं, तो वो है हमारे पास -9। नेक्स्ट फिर हमारे पास है जी -1, फिर हमारे पास 0 4 5 6 एंड 7। अब हमने ऐसे करना होता है, इसका ना आपने साइडों से एक एक नंबर वैनिश करना स्टार्ट कर देना है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक इधर से और एक इधर से ख़त्म किया। जो सेंटर में नंबर बच रहा है ना, ये हमारा मीडियन है, ठीक है, इसको हम मीडियन बोलेंगे। तो 4 इज़ आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है द मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज़। ये आपके पास एक सीरीज़ उन्होंने दी है जी, ये इंक्रीजिंग है यानी कि बढ़ती जा रही है। अच्छा, इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेंज। कहता है कि इसका जो मीडियन है ना वो इसकी रेंज से हाफ है, यानी कि अगर इसकी रेंज फ़र्ज़ कर लो 100 है तो इसका जो मीडियन होगा वो 50 होगा। ओके, हाफ की बात हो रही है, इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे वो कहता है फाइंड द मीडियन, अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो हमें किसी ना किसी तरह रेंज का पता होना चाहिए। अगर हमें रेंज का पता चल गया तो इसका मतलब होगा कि हम उसको हाफ करेंगे और वही तो हमारा मीडियन होगा। यहाँ पर मैं रेंज का फार्मूला लिख देता हूँ। रेंज का फार्मूला होता है मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, और उसमें से माइनस करते होते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो इसका 73 है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 11 है। तो इसका जो आंसर हम निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 62। अच्छा, हमने तो कहा था कि इसका जो मीडियन होगा ना इसकी रेंज का हाफ होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन का आंसर आएगा वो इक्वल होगा 62 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेंज का हाफ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 31 आ जाएगा आंसर। और बेसिकली यही हमने निकालना था, मीडियन हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमें कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि हमें बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ 9 ऑन बोथ ऑफ 2 डाइस व्हेन रोल टुगेदर। हमारे पास 2 डाइस हैं, वो लूडो के जो दाने होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वो कहता है 2 डाइस हैं, दोनों को वो रोल करेगा, फेंकेगा, और कहता है कि हमें बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को मिला के किसी तरीके से 9 बन जाएं। मीन्स के जैसे एक दाने के ऊपर 3 आ जाएं, दूसरे के ऊपर 6 आ जाएं, तो वो कितने हो जाएंगे, 9।
तो बताता है इस तरह के कितने हमारे पास चांस हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 9 आएंगे। ठीक है, अब ऐसे है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। अगर वो दोनों डाइस को फेंकता है, रोल करता है, तो मुमकिन है कि पहले दाने के ऊपर 1 हो, दूसरे के ऊपर भी 1 हो। फिर मुमकिन है पहले के ऊपर 1 हो, दूसरे के ऊपर 2 हो, 1 हो 3 हो, 1 हो 4 हो, 1 हो 5 हो, या 1 हो फिर 6 हो। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहले पर 2 आए, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2। इसी तरीके से ये मैं सारे यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि एक दाने के ऊपर जो है कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। आप उनको चाहे जितनी बार मर्जी फेंक लो, इसके बाहर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि इसके अलावा कोई नंबर आ जाए। या तो पहले के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कोई नहीं नंबर ना आ सकते। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं, या इनको आप टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारे पास बनती हैं 36। कि अगर हम उन दोनों को फेंकें तो कितनी हमारे पास अलग अलग सिचुएशन आ सकती हैं, 36। ठीक है, लेकिन हमने उनमें से निकालनी है कि हमने ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस निकालनी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 9 हमारे पास बने। तो 9 यहाँ पे देखें कौन कौन सा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, 6 को 2 ऐड करूँ तो मेरे पास 8 बनता है, 9 तो नहीं ना बनता, इससे पीछे कहीं भी 9 नहीं बनेगा। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास 9 बन रहा है। ठीक है, 5 और 4 को ऐड करूँ तो 9 बन रहा है, यहाँ पे ये भी 9 बन रहा है। 6 और 3 को ऐड करूँ तो ये भी 9 बन रहा है। तो ये मेरे पास 4 कंडीशन इनमें से ऐसी हैं जो कि मुझे 9 देंगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ऐसे निकलेगी कि टोटल मेरे पास कितनी कंडीशंस हैं जी, 36 हैं। लेकिन जो है मेरे पास जो मुझे चाहिए वो है टोटल 4। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला रहता है कि आपने उसमें से जितनी कंडीशंस आपने निकाली हैं, जो एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उनको आपने डिवाइड कर देना है टोटल के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग जो होगी 4/36 होगी, जिसका आंसर होगा 1/9। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसको आप पॉइंट्स में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये आपके उसमें एमसीक्यूज़ में चूंकि आना होता है, तो एमसीक्यूज़ में आप अपने ऑप्शन को देखते हुए देख सकते हो कि आपने इसका आंसर पॉइंट्स में निकालना है या फिर बटे की फॉर्म में ही रहने देना। कहता है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें इसी के 2 गुना से, ट्वाइस टू इट सेल्फ, यानी कि इसी के 2 गुना के साथ, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ, यानी कि इसी के 2 गुना से, ओके, तो रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका हमने आंसर बताना है। ओके, अगर देखें ना यहाँ पे, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 6 को कुछ नहीं कहता, +6 2 = 12 हो जाएगा, और 12 + 6 करूँगा तो 18 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.02 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपने ना इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम ज़रा ट्रिक के साथ लेके चलेंगे। अच्छा, ट्रिक भला कैसे करके हम इस पे लगाएंगे, ये देखें आप ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 6 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई लिख के, अब ये देखें ये पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अगर हम इधर लेके आएँ, यानी कि 3 के बाद, तो ये कितने डिजिट्स इधर चल के आएगा, 1 2 एंड 3 डिजिट्स, यानी कि 10 रेज पावर आपने -3 लिख देना है। अगर जो पॉइंट हो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो आपने माइनस में पावर लिख देनी है, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया जाए तो पावर प्लस में लिखते होते हैं। बहरहाल ये तो हमने इसकी वजह से लगा दी, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हमने इधर मूव किया है, लेकिन इस पॉइंट को भी तो हमने इधर मूव करना है। तो इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये 10 रेज पावर -2 साथ लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसकी भी 10 रेज पावर लिख दी और इसकी भी 10 रेज पावर लिख दी। अच्छा, इसके बाद ज़रा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 6 को कुछ ना कहें,
ये 10⁻³ 10⁻⁻2 ये आपस में ऐड होके 10⁻³ बन जाएगा। ये 10⁻5 आ गया। अब हम भला क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि ये देखिए -5 है ना, -5 का ये मतलब है कि 0.6 के बाद वाला जो पॉइंट है उसने वो 5 नंबर इधर चल के आया है। एक नंबर तो ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और यहाँ पे पॉइंट था और ये ज़ीरो स्टार्ट में वैसे बंदा लगा सकता है। तो बहरहाल इसका जो आंसर आया वो आ गया हमारे पास 0.00006। ठीक है, यानी कि ये देखो अगर मैं इसका पॉइंट इधर लेके जाऊं तो ये 1 2 3 4 और 5 नंबर इधर जाएगा, तो 10⁻ क्या बन जाएगा -5 और 6 साथ वैसे का वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये वाली वही चीज़ है जो हमने इधर निकाली है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करें, इसको समझने की कोशिश करें। जब ये आपको समझ आ जाएगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी और आपकी मल्टीप्लिकेशन में टाइम बच जाएगा आपका। अच्छा, इसका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहला जी हमारे पास यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 लिखेंगे। अब हम इनकी 10⁻ लिखते हैं जी। 10⁻ इसकी हम क्या लिखेंगे 1 2 और 3, यानी कि 10⁻³ लिखेंगे क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमने पॉइंट को मूव किया है। और लेकिन इसकी हम मतलब क्या पावर करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे पॉइंट होता है, तो हम इसका पॉइंट इधर मूव करेंगे एक नंबर, तो ये 10⁻1 आएगा। बच्चों जितने भी आपने नंबर्स मूव करने हैं उतनी ही पावर बना देनी है। अच्छा, ये 6 को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो 10⁻³ है और 10⁻1 है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 10⁻³ और इसमें ऐड हो जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ओके, अब -2 हमें ये बता रहा है कि इस 6 से पहले एक नंबर और भी है, यानी कि वो ऐसे करके होगा 0.06, क्योंकि ये वाला इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये चीज़ बन सकती है, उसको कन्वर्ट करूँ तो ये चीज़ बन सकती है। ऐसे करके आप लोगों ने इसको समझ के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना है। बाकायदा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें एक साइड पे तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा लेंथी जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 9 इज़ एडिड टू ट्वाइस अ नंबर। कहता है कि कोई नंबर है जिसको मैं x मान लेता हूँ, उसके ट्वाइस में आप 9 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें व्हेन 9 इज़ एडिड टू ट्वाइस अ नंबर, ओके, द सम इज़ 39। कहता है कि इन दोनों का जो फिर सम आएगा ना वो 39 आएगा। कहता है फाइंड द नंबर, आप हमें वो नंबर फाइंड करके दो कि वो कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसकी ट्वाइस में हम 9 को ऐड करें और हमारे पास आंसर 39 आता है। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान सा है, हम ऐसे करते हैं 2x को कुछ नहीं कहते, ये 39, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x जो होगा ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 30 के, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 30, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वो नंबर है कि जिसके 2 गुना में आप 9 ऐड करें तो आंसर 39 आता है। वाकई ऐसी बात है, क्योंकि 15 का जो 2 गुना होता है ना वो होता है 30, और 30 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 39 ही आता है। तो ये उन्होंने हमसे पूछा था और हमने बता दिया कि x इज इक्वल टू 15 है, यानी कि वो वाला नंबर 15। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर इज 56। हमने एक ऐसे सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करना है जिसका डायामीटर 56 है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर मैं एक ये सर्कल ड्रा करता हूँ ऐसे करके, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका यहाँ पे ये सेंटर है, और इसका ये वाला जो होता है ना ये रेडियस होता है, और अगर इस रेडियस को डबल कर दिया जाए यानी कि ऐसे, तो ये हमारे पास डायामीटर होता है, और ये डायामीटर इसने बताया है कि ये हमारे पास 56 है। अच्छा, यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये जो सर्कल की हमने लाइन ड्रा की है, बाउंड्री ड्रा की है साइडों पे, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अच्छा, जो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है इसको c से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है πr।
2πr। ओके, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रेडियस का डबल होता है डायामीटर की, यानी कि अगर r हो और r रेडियस हो, उसमें अगर आप रेडियस को ऐड कर दें तो आपके पास डायामीटर बन जाता है, और ये r प्लस r करेंगे तो आपके पास 2r हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, डायामीटर के। इट्स मीन्स दैट कि अगर यहाँ से मैं पाई को अलग कर लूँ और 2r को इकट्ठा लिख दूँ, तो इस 2r की जगह पे मैं डायामीटर लिख सकता हूँ, कि यानी कि ये 2r किसके इक्वल होगा, डायामीटर के इक्वल होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ, यानी कि कैसे, ऐसे मैं करता हूँ, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7, और साथ में डायामीटर है तो डायामीटर मेरे पास 56 है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 7, 7 8 56। अब 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, 22 मल्टीप्लाई जब 8 से होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 176। ये जो 176 है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 176, और साथ में इसके यूनिट्स आएंगे, यानी कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जिसमें भी है ये, तो ये साथ यहाँ पे हम इसके यूनिट्स लिखेंगे। तो ये हमने सर्कमफेरेंस यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस। कहता है इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x -15 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x को कुछ ना कहें, ये माइनस का 15 और माइनस का 6 टोटल हो जाएंगे -21, और इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी कि 3x इक्वल आ जाएगा -21, इधर आके प्लस का 21, और ये x इक्वल आ जाएगा 21/3 के। इसका मतलब है कि x इक्वल आ जाएगा 3 7 21, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास मॉड के रिलेटेड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका मॉड की बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है उसको प्लस में कर देता है, और प्लस वाली तो ऑलरेडी प्लस में है ही सही। यानी कि ये जो -4 है, अगर मैं इसका मॉड ख़त्म करूँ तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ये प्लस वैसे का वैसे, ये वाला 4 मॉड में, ये वाला वैसे का वैसे, ये -4 + 4। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो ये प्लस का और माइनस के कैंसिल, बाकी 4 + 4 करूंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि मॉड की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको बतानी थी, तो आपने इसको भूलना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है, बल्कि ऐसे करते हैं, ये 4 का स्क्वायर जो है ना, इसको हम कुछ नहीं कहते, +4 को कुछ नहीं कहते, प्लस ये वाला -4 का जो मॉड होगा ये भी 4 ही होगा। 4 का मॉड भी 4 और -4 का मॉड भी 4 होता है। ये -4 का स्क्वायर है। अच्छा, ये प्लस का -4 का स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल, बाकी 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई करें। इसका आपके पास बहुत ही आसान सा मेथड है। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं इस वैल्यू को a समझूं और इस वैल्यू को b समझूं, तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a² + a² - b² का। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, a² - b² जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है a + b एंड देन a - b। यानी कि आपने एक बार a वाली वैल्यू को प्लस में लिख देना है, a b को, और दूसरी बार माइनस में। सो इसके ऊपर मैं यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 1117 a + b, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी a - b, यानी कि a की जगह पे हमारे पास 1117 - 118। अच्छा, ये मैंने लिख दिया a + b एंड a - b। ओके, ये किस पे वाला डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 117 - 118। अच्छा, अगर आप और करें तो यहाँ पे ये वाली जो नीचे वाली ये स्टेटमेंट है और ये वैल्यू है, ये बिल्कुल सेम है, सो कैंसिल हो सकती हैं। तो इसका हमारे पास अभी आंसर आएगा 117 + 118। अगर मैं इसको ऐड करूँ, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम इसको, 117
और इसमें हम ऐड करेंगे वाला क्या चीज़ 118, तो ये आंसर है 235। सो इट्स आवर आंसर 235 कर दे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन जिसको अगर आप लोग सॉल्व करने लग जाएं और अगर आप इसके ऊपर कोई फार्मूला या ट्रिक ना लगाएं तो आप लोग इसके ऊपर काफ़ी टाइम कंज्यूम कर बैठेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको देखें, थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। समझते हुए थोड़ा सा टाइम लगता होता है, लेकिन जब समझ आ जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल होता है। अगर मैं इसको ए समझूं और इस क्वेश्चन को मैं बी समझूं तो मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली कि 1 0 0, इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 0 लगानी है, 2 3 4 और 5, और ये हमारे पास फिर 1 है। ये मैंने ए लिखा है और इसमें मैं प्लस कर दूंगा बी की वैल्यू को, और बी की वैल्यू हमारे पास है 999। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ये देखिए मैंने ए की वैल्यू में प्लस कर दी बी की वैल्यू, अब मैं इस तरीके से माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का आंसर निकालना चाहूँ तो भला क्या निकलेगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ तो इससे मेरे पास एक आंसर आएगा। अच्छा, इसको ना मैं कैलकुलेटर के बगैर ही आपको ऐड करके देता हूँ। ये हमारे पास 9 है, इसमें जब ये 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10, जिसमें से 0 इधर और 1 इधर। ठीक है, 9 + 1 विल बी अगेन 10, 0 इधर 1 इधर, 9 1 10, 0 इधर 1 इधर, 9 + 1 विल बी 10, 0 और 1 इधर, फिर 10 0 इधर 1 इधर, फिर 10 0 इधर 1 इधर, और ये 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आंसर आ चुका है इनको ऐड करने से। अच्छा, अगर मैं इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं था। बहरहाल अगर मैं इन दोनों नंबर्स को अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, और बाकी जितने ज़ीरो हैं वो साथ में, तो हमारे पास 6 ज़ीरो हैं, ये हमने इसके साथ लगा दिए जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसका मेथड एक ये बहुत सिंपल मेथड था। इसका दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। अगर आप लोग सीखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी सीखना चाहें तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 5-10 सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छा देखें, इसका जो दूसरा मेथड है ना वो थोड़ा सा इससे ट्रिकी है, लेकिन वो भी आपके कभी कभी काम आ सकता है, क्योंकि इसमें इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये थोड़ी सी मुश्किल स्टेटमेंट होती और उसको आप ऐड करते हुए आपको मुश्किल होती, या इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हुए भी आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास ना एक फार्मूला होता है कि 4ab जो होता है ना ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर देन प्लस ओके माइनस इंटू a - b एंड होल स्क्वायर के। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें से अगर मैं 2 माइनस इसमें अगर मैं देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 1 0 0 0 0, बाकी सारे अगर मैं इसमें ज़ीरो लगा दूं, यानी कि इस 1 की जगह पे भी अगर मैं ज़ीरो लगा दूं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और इसमें अगर मैं अब ये वो जो 1 मैंने माइनस किया हुआ है इसमें से, मतलब ये ऐसे लिख दूँ और इसका ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये देखें, अगर इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ ज़रा, 1, इसमें अगर हम +1 करें तो हमारे पास वही आंसर आता है जो इसका हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं। इसका मैंने पहली वाली वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने माइनस लगाया और यहाँ पे अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 0 0 0 0 0, और इसमें से माइनस अगर 1 कर दिया जाए तो हमारे पास ये दूसरी वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, एक ऐसी मैंने नंबर चूज़ किया कि जिसमें मैं कुछ ऐड करूं तो मेरे पास ये पहले वाली वैल्यू बन जाए, और जब मैं उसको उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास ये दूसरी वैल्यू बन जाए।
अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन भी सिंपल हो चुका है। इसका फार्मूला ये क्या बन चुका है, ये मैं इसको समझूंगा कि ये मेरे पास ए की वैल्यू है ये वाली, और इसको समझूंगा ये मेरे पास बी है। इसी तरीके से ये मेरे पास ए है और इसको समझूंगा कि ये मेरे पास बी है। यानी कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाता तो मेरे पास वही क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाती, ठीक है, ये वाली। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो फिर भी मेरे पास वही क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। भला कैसे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास ये है जी। ओके, इसके बाद बी की जगह पे हमारे पास 1 है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करवा दें जी। 4 को इधर जब इस वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 1 ज़र 4 और बाकी 0 साथ में, और ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा। तो ये इस बार हमारे पास आंसर आ चुका है और इधर भी यही हमने आंसर निकाला है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के ये 2 मेथड थे, लेकिन दूसरा मेथड बोरिंग भी था, थोड़ा सा मुश्किल भी था। लेकिन अगर आपने समझ लिया है तो वेल एंड गुड एंड थैंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाली एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, या फिर इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ भी कहा जाए तो एक ही मेथड, यानी कि इनको आप बताएं कि इसका हमें एक इसका स्पेसिफिक आंसर निकालना है, स्पेसिफिक नंबरिंग में आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 4 × 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो वो बेसिकली होता है 12। यानी कि 12 का अगर जज़र फाइंड 144 का अगर जज़र फाइंड किया जाए ऐसे करके बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं तो 12 ज़ार 144 देन 12 1 ज़ार 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर होता है। ये यहाँ पे 12 है, बल्कि मैं रेज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जो 12 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स के 12 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? 144 के स्क्वायर रूट के इक्वल, यानी कि ऐसे करके। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 12 आंसर आएगा। बहरहाल ये एक सिंपल सी बात थी, आपको पता भी होगी, ये 12 आ जाएगा। फिर +3 को कुछ नहीं करूँगा, और जो 25 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे मैं 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5 ज़र 25 होता है, सो 5 आंसर। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 12 4 ज़र 48 प्लस 5 3 ज़र 15, सो 48 प्लस 15 करूँगा, आंसर विल बी 63। वाओ, दैट्स मीन्स इट्स आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8। हमने इन चारों नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। ये एवरेज अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता भी है तो भी इसको समझ लें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बेस के ऊपर मैं सॉल्व करूँगा, सो ये लाजमी समझें। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 एंड 8। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास कुछ नंबर्स हों तो उनकी एवरेज जो होती है उसका फार्मूला ये होता है कि आपने उन नंबर्स को ऐड कर लेना है, 2 + 4 + 6 + 8, और इसको डिवाइड कर देना है जितने भी वो नंबर हैं। तो ये कितने नंबर हैं? 4 नंबर्स हैं। यहाँ पे 4 पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अच्छा देखिए, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 20, सो 20/4। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20, सो एवरेज हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज होती है कि जिन नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी होती है उनको ऐड करके उनको फिर काउंट करते हैं, वो जितने भी नंबर होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। सो सिंपल। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट हमारे पास ये एक जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एवरेज के रिलेटेड है, वैसे मतलब कि इसमें एवरेज का यूज़ किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपके पास एवरेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया। और वैसे भी एवरेज फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं जी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया 18 ऑफिसर्स एंड 32 क्लर्क्स, यानी कि एक ऑफिस है जिसके अंदर 18 ऑफिसर्स और 32 क्लर्क्स जो है ना वो मिल के काम करते हैं, और उनकी जो एवरेज सैलरी है ना वो 800 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लर्क्स हैं उनकी एवरेज उनकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और ऑफिसर्स की सैलरी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ये 800 रुपीज़ जो उन्होंने लगा के हमें दिया ना, ये एवरेज सैलरी है। यानी कि ये ना तो ये एग्जैक्टली क्लर्क एक की सैलरी है ना ही ऑफिसर की है। लेकिन अगर क्लर्क की और ऑफिसर्स की सैलरी को टोटल मिला लिया जाए
टोटल सैलरी ऐड कर ली जाए और उस टोटल सैलरी को इनके ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, 50 बनते हैं बंदे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर टोटल सैलरी जो है ना वो फ़र्ज़ कर लें अगर 50,000 है और उसको हम इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास एवरेज आएगी ना, जो आंसर आएगा वो 800 आ रहा है। इस तरीके से वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अभी ये स्टेटमेंट है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी आसानी से समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको गौर से बस देखें, समझने की कोशिश करें। इफ़ ऑफिसर्स एवरेज सैलरी इज़ 1200, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनमें से उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1200 है, यानी कि एक ऑफिसर की जो सैलरी है ना वो 1200 रुपये है। उसने हमें ये बता दिया है। ये तो फिर बड़ा सिंपल नहीं हो गया, यानी कि एक ऑफिसर की सैलरी अगर 1200 है तो इसका मतलब है कि 18 ऑफिसर्स हैं टोटल। तो ऑफिसर्स की सिर्फ सैलरी कितनी होनी चाहिए, 1200 ज़रब 18, यानी कि ये वाली वो सैलरी है जो हमारे पास अफसरों को दी जाती है उस ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। बहरहाल हमने क्या फाइंड करना है जी, देन फाइंड द सैलरी ऑफ क्लर्क। हमने क्लर्क की सैलरी फाइंड करनी है। उसने हमें ऑफिसर की सैलरी तो बता दी है 1200, और अगर हमने टोटल ऑफिसर्स की सैलरी निकालनी होती तो भी हमें ये पता चल चुकी है। लेकिन हमें कहा गया है कि आप क्लर्क की सैलरी निकालें कि एक क्लर्क उसमें से कितनी सैलरी लेके जाता है। एक ऑफिसर की सैलरी 1200 है, हमने क्लर्क की सैलरी निकालनी है कि उसकी कितनी होगी। सो ये बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखें ना, उस ऑफिस के अंदर अगर इतने बंदे काम कर रहे हैं 18 और प्लस 32, यानी कि 50 बंदा अगर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस 50 बंदे को ऊपर से जो टोटल सैलरी आती है ना वो कितनी आती होगी, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर वो हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी बताता हूँ वो क्यों कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को आराम से समझें। यहाँ पे देखें जी, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स, यानी कि ऑफिसर्स की और क्लर्क्स की जो टोटल सैलरी आती है ना वो कितनी आती है। अब देखिए हमारे पास 18 ऑफिसर्स हैं और 32 क्लर्क्स हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 50 बंदा टोटल बनता है जो उस ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, और हर एक की एवरेज सैलरी जो है ना वो 800 है। यानी कि यहाँ पे हम 800 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 50, सो 40, 8 5 ज़र 40 और साथ में हमारे पास 3 ज़ीरो, तो ये 40,000 रुपीज़ आएगा जो वो ऑफिस के अंदर टोटल सैलरी दी जाती है। अब देखें अगली बात, वो कहता है एवरेज सैलरी ऑफ ये यहाँ पे सॉरी, ऑफिसर्स एवरेज सैलरी इज़ 1200, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं ना, सिर्फ अफसर जो हैं उनकी सैलरी 1200 है एवरेज सैलरी, यानी कि एक की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, टोटल सैलरी जो ऑफिसर को दी जाती है, अफसर लोगों को, वो कितनी होगी। यानी कि एक ऑफिसर को दी जाती है अगर 1200 और टोटल ऑफिसर्स उसमें कितने हैं जी 18 हैं, तो अगर मैं इसको 1200 को 18 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर भला क्या आएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर आएगा हमारे पास 21,600। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21,600, ये आ गया 21,600। ओके, अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप ये है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाली वो सैलरी है जो हम ऑफिसर्स को देते हैं, और टोटल सैलरी ये वाली जो है ये दी जाती है उस ऑफिस के अंदर। अगर मैं यहाँ से टोटल सैलरी निकालना चाहूँ क्लर्क्स की तो कैसे निकलेगी, यानी कि टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क्स, जो सैलरी होगी टोटल सैलरी क्लर्क्स की, उस ऑफिस के अंदर टोटल सैलरी डिवाइड की जाती है 40,000, जिसमें से 21,600 तो लेके जाते हैं ऑफिसर्स, और बाकी जो बचती है वो क्लर्क की है। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ से, इसी को मैं माइनस करवा देता हूँ जी 40,000 में से।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 18,400, यानी कि 18,400 रुपीज़। ये वाली वो सैलरी है जो क्लर्क्स को दी जाती है। 32 क्लर्क्स हैं टोटल, 32 क्लर्क्स हैं, उनको ये वाली सैलरी दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर एक क्लर्क की सैलरी निकालनी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, एवरेज सैलरी जो क्लर्क की होगी वो बोला क्या होगी, हमारे पास टोटल सैलरी जो है जो उसको हमने ऐड करके निकाली है वो है 18,400, 18,400 रुपीज़। और हमारे पास टोटल क्लर्क्स कितने हैं 32, यानी कि ये हमारे पास टोटल सैलरी है। अगर मैं इसको 32 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक क्लर्क की सैलरी आ जाएगी जो कि हमने निकालनी है। सो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास 575 आंसर आएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वो हमारे पास सैलरी है जो एक क्लर्क को दी जाती है और यही हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करें और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को यूट्यूब से या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी, कोई अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से लाजमी इसको सॉल्व करें। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो क्वेश्चन सेंड करके आप मुझसे एक वीडियो भी उसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो पहलू हो सकते हैं और अक्सर बच्चे इसमें पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो वो इसको सॉल्व जब करते हैं तो जो आंसर दिए होते हैं एमसीक्यूज में वो होता ही नहीं है। एक्चुअली होता तो है लेकिन बच्चों को ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे इसका तो आंसर है ही नहीं। तो इसको दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों तरीके जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आंसर आपको देंगे और दोनों वैसे राइट वे हैं। तो आपने वहाँ पे आंसर को देखते हुए सोचना है कि मैंने कौन सा मेथड लगाना है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 3x प्लस 12 है ना ये इक्वल है 7x के, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 12 जो है ना ये इक्वल है 7x के। यानी कि इस साइड की जो वैल्यू है ना ये हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, इस साइड की वैल्यू हमने उधर लिख ली है 7x है। हमें कहा गया है कि आप ये 3x प्लस 5 की वैल्यू निकालें। जैसे कि ये इन्होंने निकाल के दी है, ऐसे समझेंगे इन्होंने ये हमें एक वैल्यू निकाल के दी है 3x प्लस 12 की और हमें कह रहे हैं कि आप 2x प्लस 5 की वैल्यू निकालें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वो जो है मेथड लगाऊंगा जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिससे आप कंफ्यूज भी होते हैं और आप इसको एमसीक्यूज गलत करके आते हैं। उसको भला कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे यहाँ पे ना 2x प्लस 5 का आंसर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3x को 2x प्लस x लिख दूँ तो इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पास 3x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x, यानी कि ये भी तो 3x है, लेकिन इससे मेरा एक काम आसान हो जाएगा, मुझे जो 2x चाहिए था वो मिल जाएगा। अब ये जो प्लस 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 5 एंड अगेन प्लस का 7। सो 7 प्लस 5 किया जाए तो ये भी तो 12 के इक्वल होता है और ये 7x को मैं कुछ नहीं कहता। अब अगर यहाँ से देखें, अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास 2x है और एक हमारे पास ये 5 है, अगर मैं इसको इकट्ठा लिखना चाहूँ तो भला क्या लिखूंगा कि 2x प्लस 5 और बाकी जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ, यानी कि 7x और वो वाला x इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x प्लस 5 जो है ना ये इक्वल आ जाएगा 7x में से एक x निकालें तो 6x माइनस 7। वाह, ये हमारे पास आंसर आ चुका है और आपके एमसीक्यूज के अंदर ये वाला आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि देखें इन्होंने हमारे पास इस वैल्यू का जो आंसर निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ x निकाला हुआ है। तो हमें भी वो जो क्वेश्चन में देगा वो भी यही चाहेगा हमसे कि आप भी हमें इसका एक ऐसा आंसर दें कि जिसके अंदर कोई x भी आ रहा हो। इन केस कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर बहुत सिंपल है, इसको ज़रा समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे ये हमारे पास जी 3x प्लस 12 इक्वल भला किसके था 7x के। ओके, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस 5 की। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि कैसे निकालेंगे, ये 3x को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये 12 इक्वल आ जाएगा 7x माइनस 3x के। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4x बच जाएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4x और ये हमारे पास 12 है। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास x का आंसर क्या आएगा,
x इक्वल आ जाएगा, इसको कैंसिल करें, 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12 यानी कि 3 के इक्वल। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ चुका है। अगर ये वाली वैल्यू मैं इसमें प्लग इन कर दूं, यानी कि मुझे आंसर चाहिए 2x + 5 का, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ नहीं कहता, 2 ही लिखता हूँ, और x की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ क्योंकि उसका आंसर मैंने निकाला हुआ है। +5 कर देता हूँ, 3 2 ज़र 6 + 5 विल बी 11। सो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आ चुका है वो हमारे पास 11 आ चुका है। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह के नंबर्स ओनली दिए हुए हैं जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने फिर ये वाला मेथड लगाना है। और अगर आपके पास MCQs के अंदर इस तरह के आंसर दिए हों जिसमें x भी इन्वॉल्व हो, तो फिर आपने ये वाला मेथड लगाना होता है। ये बहुत ही काम की बात है, इसको आप लाजमी नोट कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35। इस तरह के अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। कहते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35। कोई हमारे पास 2 नंबर हैं और उनका जो हमने सम लिया वो 35 आया, यानी कि अगर मैं एक नंबर को x कह देता हूँ क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, और दूसरे नंबर का भी ऑब्वियसली नहीं पता तो उसको मैं y कह देता हूँ, और इन दोनों का मैंने सम लिया और सम मेरे पास क्या आना चाहिए 35। ओके, एंड द डिफरेंस इज 9, और दोनों को अगर मैं डिफरेंस लूँ यानी कि माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर वाला क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर द नंबर्स, हमने ये फाइंड करना है कि वहाँ पे वो नंबर्स हैं क्या क्या, वो कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिनको हम ऐड करें तो 35 आता है और अगर सब्ट्रैक्ट करें उनका डिफरेंस लें तो 9 आता है। ये हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं जो कि आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, इनको अगर मैं ऐड करूँ ना तो ये मेरे पास प्लस का y माइनस का y कैंसिल, लेकिन x x में ऐड होके 2x विच इज़ इक्वल टू 35 में प्लस अगर 9 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 44। ओके, यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू भला क्या आ जाएगा 44, और ये जो 2x था x के साथ 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये मैं दोनों कैंसिल करूँगा तो मेरे पास ऊपर बच जाएगा 22, और ये x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन मुझे साथ में y की भी चाहिए। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो भला क्या होगा, x की जगह पे 22 प्लस y को कुछ नहीं कहूँगा इक्वल भला किसके 35 के। वैसे इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट की जा सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि y को अगर मैं अभी भी कुछ ना कहूँ तो ये 35 और 22 इधर आके माइनस का 22, सो y वाला किसके इक्वल आ जाएगा 35 माइनस अगर मैं 22 करूँगा तो आंसर आएगा 13। वाओ, इसका मतलब है कि 22 और 13 ये दो ऐसे नंबर हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो आंसर 35 आएगा, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। और यही 2 नंबर हमने फाइंड करने थे जो कि हमने कर लिए और ये इसके आंसर रहे। ओके।